गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, अपना स्टडी जारी रखे होंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग विभिन्न जो संप्रदाय था उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज उसी क्रम में आज अगला जो टॉपिक है हम लोग का रूसी संप्रदाय के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो रूस के काल में जिस समय हम लोग देख रहे हैं कि रूस में जो भी भूगोल के संदर्भ में विकास हुआ उसके बारे में हम लोग दो तरह से अध्ययन करते हैं। एक करते हैं साम्यवादी क्रांति के बाद का जो भूगोल का विकास हुआ, और दूसरा साम्यवादी क्रांति के बाद से भूगोल में विकास उतने हुआ उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला है जो कि उसके पहले का जो समय था उसमें या रूस में कभी भी जो मानव और प्रकृति के बीच में जो द्वैतवाद का चल रहा था, तो रूस में कभी भी इसके बारे में द्वैतवाद नहीं आया, जबकि दोनों लोग उसको मानव और प्रकृति को एक संतुलित विचारधारा रख करके और आगे बढ़े हैं और उसके बारे में भी अध्ययन किए हैं। तो इसके हम लोग भूगोलवेत्ता देखते हैं जो साम्यवादी क्रांति के पहले भी जो विचार भूगोलवेत्ता हैं, साम्यवादी क्रांति के पूर्व के जो भूगोलवेत्ता हैं उनके बारे में ये जो सबसे मुख्य है पीटर क्रोपोत्किन। ठीक है, पीटर क्रोपोत्किन जो भूगोलवेत्ता हैं, जो इनका काल था 1842 से लेकर के 1921 के बीच में। ये वास्तव में एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे। शुरू में भौतिक भूगोलवेत्ता थे, लेकिन जो साइबेरिया क्षेत्र के लोग थे वहाँ पे देखे कि गरीबी के कारण या जो कृषक थे उनके गरीबी देखे, तो उसके बाद से धीरे धीरे उनका मन समाज के तरफ गया और ये सामाजिक भूगोलवेत्ता ही बन गए। ठीक है, उसके अतिरिक्त इन्होंने अराजकतावादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। अराजकतावादी अर्थात कि जो उसको ये कहा जाता है कि समाज में यदि बाहरी तत्वों का यदि नियंत्रण न हो तो भी समाज वो विकसित हो सकता है या अपने आप को व्यवस्थित करके विकास कर सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि किसी समाज के लोगों को नियंत्रण मुक्त छोड़ दिया जाए तो अपने आपसी संबंधों के द्वारा भी अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं और जीवन को व्यवस्थित ढंग से चला सकते हैं। ठीक है, उसको अराजकतावादी सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो ये अराजकतावादी सिद्धांत के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकी सिद्धांत भी दिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका ये योगदान। सामाजिक पारिस्थितिकी सिद्धांत वो होता है कि इसे सामाजिक क्षेत्र में भी पारिस्थितिकी सिद्धांत जैसे माना गया है, जैसे पारिस्थितिकी आपस में अन्योन्य क्रिया करके एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर विकास करता है, वैसे समाज भी अन्योन्य क्रिया करके आपस में ही अंतर संबंध बना करके आगे अपना विकास करता है। ठीक है, इसको सामाजिक पारिस्थितिकी सिद्धांत कहा गया। ठीक है, अब अगले जो विद्वान हैं वो हैं लोमोनोसोव। ठीक है, ये लोमोनोसोव विशेष रूप से ये भी भौतिक भूगोलवेत्ता ही थे। इनका जो मुख्य कार्य था स्थल रूपों के विकास के संदर्भ में था। ये पहली बार इन्होंने बताया था कि जो स्थल रूपों का विकास होता है वो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा होता है। जो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि वही एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स, वही इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो स्थल रूपों का विकास होता है तो आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा भी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने आर्थिक भूगोल के नाम पे एक बुक लिखे थे। ठीक है, ये भी लिखे थे, और दूसरा भी इनका बुक था ओरिजिन ऑफ आइसबर्ग एंड द लैंड। ठीक है, ये भी ये आर्थिक भूगोल ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आर्थिक भूगोल इनका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बुक है ओरिजिन ऑफ आइसबर्ग ऑन द लैंड। ठीक है, अगला जो विद्वान है वाइकोव है। ठीक है, वाइकोव ये वास्तव में एक जलवायुविद थे या जलवायु विज्ञान से संबंधित ज़्यादा ये कार्य किए थे। इन्होंने जो वातावरण में जलवायु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना था, क्योंकि इन्हीं के कहने के कारण जो यूक्रेन में गेहूं की खेती होती है या फिर जो जॉर्जिया में चाय की खेती होती है, इन्हीं के कहने के आधार पर उसमें ये कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, और वहाँ पे जो तजाकिस्तान क्षेत्र है उसमें भी कपास का जो खेती किया गया है इन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य किया गया। ठीक है, अगला जो विद्वान है डोकुचाएव। ठीक है, डोकुचाएव ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्वान है। सभी विद्वानों में सबसे ज़्यादा डोकुचाएव इम्पोर्टेंट है। इन्होंने देशकाल और पेटियों का सिद्धांत दिया। ठीक है, देशकाल पेटी ये पहली बार किसी ने
इस सिद्धांत का वर्णन दिया है। देश काल में पेटी मतलब जोन है, ठीक है, जोन का उसमें सिद्धांत एक दिए हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने समकालित प्राकृतिक सम्मिश्रों का भी एक सिद्धांत दिया है। पहली बार किसी ने समकालित प्राकृतिक सम्मिश्रों का सिद्धांत दिया था, ठीक है। समकालित मतलब कि ये इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड नेचुरल कॉम्प्लेक्स थ्योरी का ये सिद्धांत पहली बार इन्होंने दिया था। इसके अतिरिक्त ये मृदा विज्ञानी थे, ये मृदा के क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। इन्होंने बताया कि मृदा का निर्माण जो होता है वो कई कारकों के द्वारा होता है, जो कि वहाँ के पेरेंट मटेरियल होता है, मतलब मूल चट्टान होता है, उसके साथ साथ जलवायु होता है, जो मृदा का जो ढाल है वहाँ का उस पर भी निर्भर करता है, और वहाँ का जो वनस्पतियाँ होती है उस पर भी मृदा का निर्भर करता है, ठीक है। तो ये पहली बार इन्होंने ही बताया था, इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, डकोचेव, ठीक है। अगला जो विद्वान है सेमेनोव, ठीक है, सेमेनोव एक विद्वान है। इन्होंने चीन के कई पर्वतों की खोज की थी, ठीक है। ये भी भौतिक भूगोलवेत्ता ही थे। इन्होंने चीन के पर्वतों जैसे अल्टाई पर्वत है या तियानशान पर्वत है, या वहाँ पे जुंगेरियन बेसिन है जो चाइना में ही है, उसका खोज इन्होंने ही किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने भूगोल का ये चाहते थे कि भूगोल का उपयोग जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी है उसको दूर करने में ही किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि एक है अनुचिन यहाँ पे, ठीक है। अनुचिन एक विद्वान है, ये भी यहाँ पे साम्यवादी क्रांति के पहले के विद्वान है, यहाँ पे लिख दिया गया है जगह न के कारण। अनुचिन है वो मानव केंद्रित उपायों का प्रवर्तक थे, या मानते थे इसको, ठीक है, जो कि मानव को भूगोल का अध्ययन करते समय मानव को विशेष रूप से महत्व दे करके देते थे। ये नव निश्चयवादी सिद्धांत के भी प्रवर्तक थे, ठीक है। जैसे कि अभी तक जो द्वैतवाद चल रहा था मानव और प्रकृति के बीच में, तो ये द्वैतवाद न होकर के ये नव निश्चयवादी से संबंधित ये इनका विचारधारा था, ठीक है। जो इनका जो बुक है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी, ये बुक है इनका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है अनुचिन का, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये एक बार और समझ लीजिए, ये जो है साम्यवादी क्रांति के पहले क्या भूगोल लेता है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसलिए एसटी का मार्क यहाँ पर डाल दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि साम्यवादी क्रांति के बाद का भूगोल, ठीक है। साम्यवादी क्रांति के बाद का भूगोल इसलिए प्रभावित हुआ कि उस समय जो भी वहाँ के शासक थे वो काफ़ी कठोर थे, जैसे कि लेनिन जानते हैं, या फिर वो मार्क्स थे, वो भी थे। तो इन लोग का जो विचारधारा से जो संबंधित होता था, जो खोज और अन्वेषण का कार्य वहीं कर पाता था, अन्यथा ये इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बैन लगाते थे, ठीक है। इसलिए उसके बाद से कोई बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, ठीक है। और वहाँ पे वो फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो गेरिस्मो है वो विद्वान है, गेरिस्मो, जो कि सम्मिश्र समाकलन प्रदेश का संकल्पना का प्रतिपादन किया था, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गेरिस्मो के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड रीजन के बारे में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल रीजन के बारे में इन्होंने अपना सिद्धांत एक दिए थे। इन्होंने एक बुक लिखे थे, बुक का नाम था सोवियत भूगोल उपलब्धि एवं कार्य, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद से अलंग्सविले एक विद्वान थे वहाँ के रूस के, जिन्होंने इनके स्टेटमेंट हैं भूगोल को संबंधों का विज्ञान माने हैं, ठीक है। और इसके बाद से ये ब्रांस्की इम्पोर्टेंट विद्वान है, ठीक है। ब्रांस्की जो कि सोवियत संघ का आर्थिक भूगोल नाम से एक किताब लिखे थे, ठीक है। ये इन्हें एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है ब्रांस्की इसके कि सोवियत संघ का जो आर्थिक भूगोल लिखे थे, ये एक निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है। और ये है जो अनुचिन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत ही है, वो रूसी साम्राज्य साम्यवादी क्रांति के पहले के ही थे, ठीक है। तो ये इसी कारण से जो साम्यवादी क्रांति है उसके बाद से भूगोल का विकास रूस में बहुत जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, ठीक है, इन लोगों का, क्योंकि वो आर्थिक रूप से ये आर्थिक, तो हम लोग रहे थे कि ये जो जितने भी शासक हुए विशेष रूप से लेनिन है, ये आर्थिक निश्चयवादी थे। तो इसी कारण से भी जो भी कार्य होता था इनको ध्यान में रख करके वो किया जाता था।
इसीलिए बहुत ज़्यादा इनका नियंत्रण था। ठीक है, तो ये रहा रूस से संबंधित भूगोल में विकास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा वो उसमें जितने भी विचारधारा से संबंधित हैं, संभववाद, निश्चयवाद या नव निश्चयवाद, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो मात्रात्मक क्रांति हैं या फिर अन्य कई जो रेडिकल ज्योग्राफी हैं, चाहे और जितने भी विचारधारा संबंधित है, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।